हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अर्थात भूगोल का कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला इसमें बोल रहा है कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, तो भूगोल का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर भूगोल का पिता बोलेगा तो इरेटोस्थनीज, और वर्तमान भूगोल का पूछा जाएगा तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट हमारा हो जाएगा। उसके बाद दिया है, विश्व के ग्लोब का निर्माण बेहबर ने किया था। तो आपसे ये भी पूछता है कि ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो हमारा हो जाएगा बेहबर ने किया था। उसके बाद है अगला कि विश्व का मानचित्र एनेक्जी ने बनाया है। जो विश्व का मानचित्र है उसको किसने बनाया? अनेकजी मेंडर ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था पहले आर्यभट्ट ने, उसके बाद कोपरनिकस ने इस पे एक्सप्लेन किए हुए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का नाम मैगलन ने दिया है जो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया है। ये पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया? तो ये मैगलन ने बताया था। और मैगलन जो ऐसे व्यक्ति थे जो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया हुआ था। तो इस टाइप से इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया है। या फिर जो सूर्य का जो क्या कहते हैं केंद्रीय सिद्धांत था वो कोपरनिकस ने एक्सप्लेन किया था। इसको आप लोग पढ़े भी होइएगा। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रहों में गति होती है, यह सिद्धांत केपलर ने दिया है। तो इसको ध्यान रखना है कि ग्रहों में गति जो होती है वो सिद्धांत केपलर ने दिया है। उसके बाद पृथ्वी का प्रथम मानचित्र एनेक्जीमेंडर ने बनाया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत एनेक्जीमेंडर ने दिया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत के मानचित्र एन विले ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत का मानचित्र किसने बनाया है? तो एन विले ने बनाया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की? तो ये स्ट्रैबो ने किया है। तो हमारा हो जाएगा स्ट्रैबो। उसके बाद आपका दिया है नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास की रचना प्लिनी ने किया है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कि क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का क्रम इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स कौन देश कितना बड़ा है उसी के अनुसार यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है यूएसएसआर, अर्थात अब पहले फ्रेंड्स यूएसएसआर हुआ करता था, तब भी ये सभी देशों में सबसे बड़ा देश था। लेकिन उसके साथ ये विभाजित होने के बाद भी जब रूस, अब आज भी जो रूस है वो सबसे बड़ा देश है, जो यूएसएसआर का ही एक बड़ा हिस्सा था। चलिए तो पहला सबसे बड़ा रूस जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस है। आपका रूस, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, उसके बाद आपका अमेरिका है, फिर आपका ब्राजील है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका भारत है, और उसके बाद आठवां अर्जेंटीना है। चलिए उसके बाद अगला हमारा है यूएसएसआर। इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से महादेश का क्रम इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स जब महादेश में आइएगा कि कौन महादेश कितना बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश है। ठीक है, अब इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है? सबसे बड़ा जो है वो एशिया महादेश है, उसके बाद अफ्रीका महादेश है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स। सो अंटार्कटिका के बाद यूरोप, उसके बाद फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एशिया जो है ये सबसे बड़ा महादेश है जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। उसके बाद आपका है अफ्रीका। अफ्रीका को फ्रेंड्स अंध महादेश भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको अंधा महादेश भी बोलते हैं। आपसे कभी ये पूछ जाता है कि अंध महादेश किस महादेश को कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश को। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गरीबी है, वहां पे शिक्षा की कमी है, इसलिए उसको अंध महादेश कहा जाता है। उसके बाद हमारा दिया है उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद फ्रेंड्स है आपका अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका है फ्रेंड्स, ये दक्षिणी ध्रुव के साइड पड़ता है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे शोध स्टेशन है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे भारत का भी एक स्टेशन है जिसका नाम है भारती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत महादेव के देश के भी नाम से जाना जाता है। क्यों श्वेत महादेश कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बर्फ है, बर्फ होता है श्वेत, इसीलिए इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका यूरोप है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महादेश है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है, और इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पूछा जाता है कि सबसे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं होती है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे कदा विश्व 24 समय जोनों में बांटा गया है। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना है कि विश्व 24 समय जोनों में बांटा गया है। उसके बाद आपका सबसे अधिक समय जोन रूस से 11 जोन गुजरता है। तो फ्रेंड्स जो सबसे अधिक समय जोन है वो रूस से गुजरता है, जो कितना है 11 समय जोन है। उसके बाद आपका दिया संयुक्त राज्य अमेरिका से 7 समय जोन है, और उसके बाद दिया ऑस्ट्रेलिया 3 समय जोन है, भारत के 2 समय जोन है। इसको जोड़िएगा फ्रेंड्स, आपका 24 पूर जाएगा। यहाँ पे होगा 11 7 हो गया, 18 18 3 हो गया आपका 21 है, 21 है, 2 23 है, एक और आपका होगा 24 हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है, भारत के 2 समय जोन है। तो भारत का समय जोन कितना है फ्रेंड्स, 75 डिग्री और 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स कोई भी समय जोन का उसका एवरेज लिया जाता है। तो 75 और 90 डिग्री इसका एवरेज निकालिएगा भारत का। तो 75 90 कितना होगा 165 है, में 2 से भाग दीजिएगा, यही फ्रेंड्स आपका आएगा 82.5 डिग्री। तो वही क्या किया था, एवरेज समय जोन को लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला है जीएमटी। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और स्टैंडर्ड टाइम में 1 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दो देशांतरीय रेखाओं के बीच 4 मिनट तथा 1 डिग्री अंतराल पर बांटा गया है, जो सभी रेखाओं रेखाओं पर आकर मिलती है। सभी रेखाएं जो होती है वो ध्रुव पर आकर मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव पर आकर मिलती है। उसका अगला क्वेश्चन है कि समय निर्धारण। सूर्य पूरब में उदय होता है, ठीक है, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपनी धुरी पर घूमती है। अतः पूरब की समय आगे और पश्चिम की समय पीछे रहता है। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला आपका ये, अगला आपका भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दिया कि यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। पूछा जाता है कि ग्रीनविच कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला हमारा है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से किस किस से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के ये गुजरती है। उसका अगला आपका पॉइंट है ग्रीनविच। अब ये जो ग्रीनविच है फ्रेंड्स, ये किस किस देश से गुजरती है, तो देश में आपका गुजरता है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुकीना से, फासो से, घाना से और ग्रीनलैंड से। ये सारे सारे से ये गुजरता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के बाद 180 याम्योत्तर है के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में पहुंचने पर एक दिन घट घट बढ़ जाएगा, तथा तिथि रेखा को पार करके पूर्व में पहुंचा जाए तो एक दिन घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। उसका अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेरिंग जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर माना जाता है। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है महासागर का क्रम। महासागर कौन क्रम है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो महासागर वो प्रशांत महासागर है। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है, फिर से हिंद महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। चलिए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो सागर है वो दक्षिण चीन सागर है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये महासागर था फ्रेंड्स, ये सागर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए, कहता अफ्रीका महादेश को कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा काटती है। आपसे ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी महादेश है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, अर्थात उसको काटती है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा ये अफ्रीका महादेश को कट करती है। उसके बाद अगला आइए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए उत्तरी, यहाँ पे आपका है उत्तरी गोलार्ध, नीचा है दक्षिणी गोलार्ध। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, ऑटोमनल इक्विनोक्स बोलते हैं। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं वसंत विषुव। इसको भी आपको याद रखना है, वसंत विषुव। और जो एकदम बीचों बीच होता है ये वाला जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं वसंत विषुव। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऊपर वाले हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, जैसे ये लाइन है बीच वाला, ये बीच वाली लाइन के ऊपर वाले हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसे जस्ट नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो फ्रेंड्स 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को बड़ा रात होता है। इसको ध्यान में रखना है। इसी का जस्ट उल्टा में आइएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो इसमें आइएगा नीचे, यहाँ पे देखिए 21 जून को बड़ा दिन था ना जी, तो इसमें देखिए 21 जून को बड़ा रात हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे 22 दिसंबर का बड़ा दिन था, बड़ा रात था, तो यहाँ पे 22 दिसंबर का बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें क्या होता है वसंत विषुव जो होता है, अर्थात ये जो आपका ये भूमध्य रेखा जो है, यहाँ पे क्या होता है
21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इसको बाद फ्रेंड्स याद आप रखिएगा। उसके बाद अगला ये अगला हमारा दिया है उपसौर, उपसौर एंड अपसौर। तो उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है पृथ्वी और यहाँ पे मान लीजिए है सन, ठीक है। तो पृथ्वी जब होता है सन के बहुत नजदीक होता है तो इस वाले घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी मान लीजिए फिर यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है और ये क्या कहते हैं बहुत दूर होता है, जब दूर होता है तो उसको हम ऑफशोर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगा तो वो कहलाएगा उपसौर और पृथ्वी जब सूर्य के बहुत दूर होगा तो वो कहलाएगा अपसौर। यही लिखा है कि उपसौर जो है ये 3 जनवरी पृथ्वी से नजदीक होती है। यहाँ पे सूर्य जो होता है पृथ्वी के नजदीक होता है। पहला ये घटना कब होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में इंग्लिश में भी दे देता है, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन बोलते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑफशोर है, ऑफशोर इसको इंग्लिश में अपहेलियन बोलते हैं। और ये घटना कब होती है? ये 4 जुलाई को ये घटना होती है और पृथ्वी जब सूर्य से बहुत दूर होता है तो इसे हम कहते हैं अपहेलियन अर्थात अपशौर और ये घटना होती है 4 जुलाई को। उसके बाद अगला हमारा कहता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और इसी चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा को लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसी में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है सूर्य, ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे है चंद्रमा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है। तो मान लीजिए सूर्य से यहाँ पे रोशनी आती होगी तो बीच में पृथ्वी आ गया तो पूर्ण रोशनी जो होता है चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण से वहां पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप का छा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण। कभी आपसे पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण क्या है, तो बोलेंगे जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण लगता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद अगला हमारा है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सूर्य और यहाँ पे है आपका पृथ्वी और बीच में यहाँ पे आ गया है चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्र सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है कि पोजीशन चेंज होता है पृथ्वी का और चंद्रमा का, सूर्य का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य आपका अभी भी यहाँ था, पहले भी यहीं था, लेकिन देखिए पृथ्वी पहले यहाँ पे थी और पृथ्वी यहाँ पे आ गई है और चंद्रमा पहले यहाँ पे था, अब चंद्रमा यहाँ पे आ गया है। मतलब कि पोजीशन चेंज होगा चंद्रमा और पृथ्वी का, सूर्य का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, कल से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।